सको तो कर लेना, है ना। मैं अभी तक जो भी इस साइंस में बताने वाला हूँ ये पिछले सालों तक का ऐसा मामला रहा है ना, कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है। और वो पिछले हर साल लगभग कोरोना के कारण से उसके बाद वाले साल में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला है। तो मैं हर तरीके से बात कर लूँगा और इस साल की संभावित बात भी कर लूँगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क का क्वेश्चन अपेक्षित है ना। सबसे पहले जो हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी छोड़ देते हैं, हम अगर 4 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो कुल मिला के 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आना है। और पिछले सालों का ट्रेंड ये रहा है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिज़िक्स से आता है जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से है। अगर आप अभी देखोगे 8 मार्क का चैप्टर है ये, तो चांसेस है 4 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है आपको, है ना। बहुत हद तक चांसेस है। बाकी बचे हुए 4 मार्क में 2 मार्क का एक क्वेश्चन मिल सकता है और साथ ही 2 ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कहीं चाहो तो नोट कर लो, अगर साइंस की बुक रखे हुए हो तो चैप्टर खोलो और चैप्टर में सबसे पेज पर संभावित करके लिख लेना, है ना। ये आप मतलब हर चैप्टर में तो नहीं लिखोगे, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि संभावित है बेटा, हम पक्का नहीं है कि यही आएगा, है ना। पिछले सालों में ये आया है तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, है ना। तो 9वें चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 4 मार्क का क्वेश्चन जो आता है वो चूँकि 3 ही क्वेश्चन है, 4 मार्क के 3 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो अभी तक आता था वो बायोलॉजी में हमारा जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से आता था। और चूँकि ये भी अभी 8 मार्क का है तो चांसेस अभी भी यही है कि 4 मार्क का हमको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 मार्क 2 मार्क का एक और क्वेश्चन मिलेगा और 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इस चैप्टर से भी हमें सेम ही उम्मीद है। बचा हुआ तीसरा जो क्वेश्चन है 4 मार्क का, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्यों गड़बड़ हो सकता है? अभी तक 4 मार्क के हमको जो है वो पहले जो आता था, मतलब मैं थोड़ा सा पुराने समय की बात कर रहा हूँ, तो 4 मार्क का धातु अधातु से आता था। लेकिन बाद की बात करूँ यदि मैं, तो बाद में कार्बन और उसके यौगिक से आने लगा था 4 मार्क का क्वेश्चन, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कार्बन उसके यौगिक से भी आ सकता है, धातु एवं अधातु से भी आ सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन, है ना, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। बाकी सारे चैप्टर जो है वो 4 मार्क के हिसाब से नहीं है। तो ये तीसरा चैप्टर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। केमिस्ट्री में 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, वो इसमें से आ सकता है। अब केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन और है पीएच पैमाना, जो कि पुराने टाइम में आया है 4 मार्क में, तो वो भी हमको उसके हिसाब से तैयार करना है, 4 मार्क के हिसाब से तैयार करना है। लेकिन अभी के लिए हम ये सोच लेते हैं कि धातु अधातु से 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, 4 मार्क के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो 3 मार्क का पहले के टाइम का, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ एज इट इज़ रिपीट हो। मैंने अभी जस्ट आपको उदाहरण दिया कि 4 मार्क का क्वेश्चन इन दोनों से आ सकता है, लेकिन इसमें आपको अम्ल और क्षार में अंतर मिल जाएगा 4 नंबर का, इसमें आपको पीएच पैमाना मिल जाएगा। तो दूसरे चैप्टर से भी हमारे पास क्वेश्चन हैं 4 नंबर के, तो हमें ऐसा नहीं है कि उन्हें तैयार नहीं करना है 4 नंबर के हिसाब से, उन्हें भी करना है हमें तैयार, है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर से आने के चांसेस हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूँ, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम जो है बहुत बार पूछे गए हैं। विद्युत मोटर का डायग्राम, विद्युत जनित का डायग्राम बहुत बार पूछा गया, हालांकि वो इस बार हट गया है, लेकिन मैं फिर भी उसमें आपको बोलूँगा कि आप उसको कर लेना, क्योंकि बहुत बार आया है वो, तो हम उसको एक इतना ज़्यादा नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बुक में नहीं है तो इसका मतलब हम नहीं करें ऐसा नहीं है, हमको करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है 3 नंबर का, एक मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से देखने को मिलता था हमको 3 मार्क का क्वेश्चन, है ना।
ये दोनों चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी में 3 मार्क का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, कंफर्म नहीं है मुझे बायोलॉजी में कि 3 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन बायोलॉजी में हमको जीव जनन कैसे प्रजनन में मिल सकता है, इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ जो है ना, वो 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और फिर रही बात केमिस्ट्री में 3 मार्क का क्वेश्चन आने की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई है हमको समझने के लिए कि इस बार किस में से आएगा। हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए, हमें हर चैप्टर में से ये उम्मीद करना चाहिए कि 3 मार्क का क्वेश्चन भी तैयार करें, 4 मार्क का क्वेश्चन भी तैयार करें। अरे बाप रे, 4 मार्क का क्वेश्चन भी तैयार करें, हमको किसी भी चैप्टर से आ सकता है। लेकिन मैं अभी का ट्रेंड बता रहा हूँ कि 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आता था 3 मार्क का क्वेश्चन। एक 3 मार्क का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि अम्ल क्षार में से आता होगा, नहीं, एक यहाँ से आता था, क्योंकि इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि 7 नंबर का चैप्टर है ना, तो इसमें 3 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन आता था और 2 ऑब्जेक्टिव आते थे। तो 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ लेते थे, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताओ, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, विस्थापन अभिक्रिया बताओ। तो 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता था एक क्वेश्चन, है ना। तो ये संभावित क्वेश्चन थे 3 मार्क के जो आते थे। बचे हुए चैप्टर से 2 मार्क के क्वेश्चन आते थे। तो आप देखो 2 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 क्वेश्चन हैं, थोड़े ना बहुत, है ना। इसलिए भी जिन चैप्टर से 4 मार्क का आता है उनसे 2 मार्क का भी आ जाता है। इसीलिए जो चैप्टर बड़े बड़े हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। उदाहरण के लिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जैव प्रक्रम, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। इनमें से 4 मार्क के साथ साथ 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है ना। अम्ल क्षारक लवण में भी 3 मार्क के हिसाब से 3 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन दोनों आ सकता है। इसीलिए हमको थोड़ा सा संभल कर काम करना है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। तो ये बात मैंने साइंस के बारे में मेरे को बतानी थी कि पिछले साल तक ये ट्रेंड रहा है। ऑब्जेक्टिव तो सभी चैप्टर में ही है लगभग, ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर से नहीं छूटे हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए जब हम बुक पढ़ते हैं तो आप जो हाईलाइट करते हैं, या मैं जो पढ़ाता हूँ उस टाइम हाईलाइट करते हैं, वो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 4 तरह से तैयार करोगे। सबसे पहला हाईलाइटेड, जो हमने बुक पढ़ा है खुद से हाईलाइट किया है वो। दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे, बुक के लास्ट में आता है ना, हमने सीखा, चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल जैसे कल हमने बात करी थी, हमने सीखा में, वो हमको याद रखना है। तीसरा जो है हमको परीक्षा अध्ययन या बोध, जो भी है आपके पास, क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं, है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा परीक्षा अध्ययन लेने की। बोध 12th में ज़्यादा अच्छी रहती है मेरे ख्याल से तो, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा अध्ययन जो है उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, याद रहे ये क्वेश्चन बैंक है, कई बच्चे इसी से पास होते हैं बस। चौथा जो है, अगर आपके पास पुराने साल के पेपर हैं तो पुराने पेपर आपको तैयार करना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और 5वें नंबर पे आ जाता है, अगर आपके पास गाइड है तो उससे आपको तैयार करना चाहिए। ये 5 जगह से ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ेंगे, तब जाके 100% ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे, है ना, तब जाके 100% ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे। परीक्षा अध्ययन जैसे ही आती है आपके पास, तो सबसे पहला काम आप ये करोगे, परीक्षा अध्ययन के आगे 4 सेट पेपर रहते हैं, उनमें से 2 सेट पेपर को आपको टेप किनारे पे चिपका के छुपा लेना है। मतलब देखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर भी। 4 सेट पेपर आते हैं, अनसॉल्व रहते हैं वो, मतलब संभावित प्रश्न पत्र रहते हैं वो, कि उसमें से आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहते हैं। तो 2 पेपर सेट को आपको जो है वो छुपा लेना है, टेप से चिपका लेना है, और ऐसे चिपकाना है कि निकालने पर टेप फटे ना। क्यों चिपका लेना है? क्या हुआ? कुछ पूछना है क्या? माइक खोला किसी ने? 2 सेट पेपर को चिपका लेना है। क्यों? क्योंकि जनवरी में आपको हर एक सब्जेक्ट का, ध्यान से सुन लेना, हर एक सब्जेक्ट का
दो पेपर को बारी बारी से जनवरी के स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, तो 1 से 15 जनवरी के बीच में एक पेपर सॉल्व करना है। 6 पेपर के 6 दिन हो जाएंगे, प्री बोर्ड के अलावा बोल रहा हूँ मैं। और 15 से 30 के बीच में दूसरा सेट पेपर सॉल्व करना है, और इसको उसी टाइम में करना है जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ 9 to 12 AM, है ना। सुबह के टाइम सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उस टाइम तो हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल के टाइम में तो हो नहीं पाएगा। संडे का इस्तेमाल कीजिए, संडे का इस्तेमाल कीजिए। अगर स्कूल से जाके 3 घंटे दे सकते हो तो वो टाइम का इस्तेमाल कीजिए। मकसद ये है कि हमें जो है वो उसी परीक्षा का माहौल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो। उसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा मैं। चलो अब हम बात करते हैं काय की नए चैप्टर की। तो हमें अब जो है हमारा अगला चैप्टर जो कि है आनुवांशिकता, 4 नंबर का चैप्टर है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 मार्क का क्वेश्चन आनुवांशिकता में, 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ भी आ सकता है, सही जोड़ी सही गलत ये लिखे हुए हैं, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। जिसमें से सही विकल्प आपको बहुत आसान लगेंगे, सत्य असत्य आसान लगेंगे, सही जोड़ी आसान लगेगी, एक वाक्य में उत्तर और रिक्त स्थान ये दोनों परेशान करते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसकी तैयारी अच्छे से करना पड़ेगी आप। ज़्यादातर बच्चों के पास यही गलत होते हैं। चलो हम अपन आनुवांशिकता की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चैप्टर का नाम समझें पहले तो, आनुवांशिकता। एक चीज़ मुझे बताओगे, मुझे बुरा लग सकता है हालांकि, वो सबसे पहले तो अपनी बुक्स अपनी बंद कर देना सारी, कोई इसमें से देखे ना। क्या मैं चैप्टर के नंबर बोलूँगा तो क्या आप मुझे उसका चैप्टर का नाम बता सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या है? बुक्स बंद कर देना है ना, ईमानदारी से बोलना। जिससे बोलूँ वही माइक खोलिएगा। लक्ष्मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? रिधिमा, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? श्रद्धा, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? भैया अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण। मेघा, क्या आप मुझे बता सकते हैं 9वें चैप्टर का नाम क्या है? बढ़िया, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। पायल, आप मुझे बताइए 5वें चैप्टर का नाम क्या है? माइक तो खुला है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, यही बोल रही थी आप। ठीक है, चाहत, 5वें चैप्टर का नाम क्या है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम, बढ़िया बेटा। महक, 12वें चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें चीटिंग नहीं करी होगी, ईमानदारी से बताए होंगे। हाँ ठीक है पायल, समझ गया मैं, उस दिन भी यही हुआ होगा।
चलो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जैव विविधता पढ़ लेते हैं जल्दी से, और फिर हम जो है पर्यावरण भी पढ़ेंगे। हालांकि पर्यावरण पढ़ने के बाद रिवीजन की तरफ जाएंगे। पर्यावरण में भी आपको 1-2 दिन तो लगेगा ही। हम ऑलरेडी 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 8 चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता या अनुवांशिकता दोनों ही लिखे जाते हैं, गलत नहीं है। बुक ने आनुवंशिकता लिखा हुआ है तो कोशिश करेंगे हम आनुवंशिकता ही लिखने की, लेकिन अनुवांशिकता भी सही प्रोनाउंसिएशन है पुरानी बुक में, या फिर आपके सिलेबस में ही देखने को मिल जाएगा आनुवंशिकता लिखा हुआ उन्होंने, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ समझने वाली बात है कि इसके साथ क्या बना हुआ भाई। एक पेड़ पर ही कैक्टस लगा हुआ है, एक कीट दिखाई दे रहा है, मछली दिखाई दे रही है, इंसान दिखाई दे रही है। ये क्या मामला है भाई, और आनुवांशिकता का इससे क्या लेना देना है। सिंपल सी बात याद रखो, सबसे अच्छा प्रयोग जो इसमें हमको करने को मिलता है और देखने को मिलता है वो ये है, अपने आसपास आपको 2 प्रकार के कान देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए ये चित्र बहुत अच्छा है। आपका कान या तो ऊपर वाले की तरह हो सकता है, आप इसमें देखो, ये वाला जो कर्ण पल्लव, इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। जो निचला हिस्सा है ना ये अलग है, मतलब अगर चेहरा ये है तो हमको कान ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे का हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो कान देखने को मिल रहा है वो ऐसा नज़र आ रहा है। तो कल सबसे पहला काम आपका ये होगा, क्लास में अपने दोस्तों को चेक करो क्या उनका कर्ण पल्लव अलग है या फिर जुड़ा हुआ है। आपका सबसे पहला काम है। अच्छा, क्लास तो कल सुबह शुरू होगी, आप घर में अभी चेक करो, आपके कान चेक करो मोबाइल में फ्रंट कैमरा खोलकर, कर्ण पल्लव अलग है या फिर चिपका हुआ है। और फिर आपका देखने के बाद मम्मी पापा का मैच करो, किसका आपका। अगर मम्मी पापा का भी ऐसा होगा ना तो आपका ऐसा होगा, अगर मम्मी पापा का ऐसा होगा तो आप भाई बहनों में से किसी ना किसी का ऐसा कान होगा ही, है ना। अगर मम्मी पापा का नहीं और आपका है तो उसमें वो नहीं है कि आप मम्मी पापा ने आपको कचरे की डब्बे से उठाया, ऐसा नहीं है। चांसेस है दादा दादी के कान ऐसे हो सकते हैं जैसे आपके हैं। तो कर्ण पल्लव या कर्णपाली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कर्ण पल्लव भी बोलते हैं, कर्णपाली भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे ये जो विभिन्नता है वो हमारे शरीर में आती है माता पिता से, है ना। तो हमने अभी जस्ट प्रजनन में पढ़ा कि जैसे डीएनए की फोटोकॉपी होती है, तो ये लक्षण जो है वो हमको जो मिलते हैं शारीरिक संरचना वाले, वो हमारे मम्मी पापा से आते हैं हमें। ये सारे लक्षण जो है वो आनुवांशिकता के उदाहरण हैं। ये लक्षण, ये विभिन्नता सारी की सारी कैसी हैं, आनुवंशिकता के उदाहरण हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं, है ना। तो अब लक्षणों पे बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है, लक्षण के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, तो जाहिर सी बात है हमने पुराने चैप्टर में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से कि कैसे जो है जीव में जो है वो जनन होता है तो विभिन्नताएं आती हैं। चित्र 8.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जब केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करते हैं, व्यष्टि बनाते हैं, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए की कॉपी के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियम के दौरान चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत उत्पन्न हुई। जैसे उदाहरण के लिए ये अमीबा है, ये जनक अमीबा हुआ, और ये इसकी क्या हुई, ये इसकी संतानें हुई, संतति हुई। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है ना, ये है विभिन्नता। तो बुक ये बोल रही है, अच्छा ये कलर आपको आपकी बुक में सेम ही दिखेंगे,
वो ये डिजिटल वर्जन है बुक का, इसलिए थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है, नहीं तो आपकी नॉर्मल बुक में ये कलर बहुत कम समझ में आएंगे, अंतर समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कलर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट, देखो इसका पूरा नीला था शरीर, इसमें लाल हो गया है, इसकी संतान में एक चीज़ लाल हो गई, इधर हरी हो गई। अब देखना इसकी संतानें जब हुई तो ये लाल कलर तो इसमें आया ही, उसके साथ साथ ये वाला जो है वो वाइट हो गया और इस साइड का पिंक हो गया। तो अब जाहिर सी बात है इसकी संतानें होंगी ना, तो इसका रेड तो दिखेगा ही ऊपर, इस साइड खाली भी रहेगा और बीच का नीला रहेगा, लेकिन ये वाला हो सकता है चेंज हो जाए। ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं विभिन्नता, बॉडी एक जैसी ना बन पाना। सोचो अलैंगिक जनन में यह हाल है, तो लैंगिक जनन जो कि और ज़्यादा जटिल होता है उसमें क्या ही होने वाला है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति, शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत संरचना, शारीरिक संरचना तो एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो ये चारों जीव जो नीचे की पीढ़ी के दिखाई दे रहे हैं वो अलग होंगे, है ना। दर्द पता नहीं कब सही होगा। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है आनुवंशिकता। तो कृपया करके जब बुक आनुवंशिकता लिख रही है तो हमें कोशिश करना है बुक को फॉलो करने के लिए आनुवंशिकता ही लिखेंगे, हम आनुवांशिकता नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि बुक हमें बोल रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों में कोई फ़र्क नहीं है बेटा, साइंस इसको नहीं मानती, लेकिन हमको बुक को फॉलो करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो आनुवंशिकता हम समझ गए कि जो जीव प्रजनन में फोटोकॉपी करते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी होती है, तो जो नया जीव बनता है उसमें विभिन्नता आ जाती है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो ये विभिन्नता आती है उसमें कोई नियम होते हैं क्या? तो पहला है वंशागत लक्षण का टॉपिक, है ना। तो ये पहला नियम है काय का? आनुवंशिकता का, वंशागत लक्षण। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वंशागत लक्षण हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी ये पूर्ण रूप से अपने जन को ऐसा दिखाई नहीं देता, विभिन्नता। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम अपने मम्मी पापा जैसे एग्जैक्टली थोड़ी ना दिखाई देते, थोड़े बहुत अंतर होते हैं हम में, वो अलग ही समझ में आ जाते हैं। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कानों का अवलोकन कीजिए। कल आपका काम है क्लास में, ये होमवर्क है आपका, देखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों के कान कर्णपल्लव अलग दिखेंगे, बहुत सारों के, बहुत कम होंगे जिनके जुड़े हुए होंगे, है ना। लेकिन वो एलियन नहीं है बेटा, अपने में से लोग बीच में हैं, बस उनमें वंशागत लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी मम्मी या पापा में से किसी न किसी के कर्णपल्लव जो है जुड़े हुए होंगे। तो इसको देखना अच्छा लगता है, बात करना क्लास में कि ऐसा क्यों होता है। इंग्लिश में इसको हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता को हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी के कारण से ही ये सब गुण आते हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आ रहा है मेंडल, सर जॉन यहाँ आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। सर लगा देते हैं, ब्रिटेन के सारे वैज्ञानिकों के बीच में सर लगा देते हैं वो। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? मेंटल नहीं है, मेंटल मतलब होता है पागल व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। ग्रेगर जॉन मेंडल है ना। 1822 में जन्म हुआ था, 1884 तक जिंदा रहे। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी। गिरजाघर मतलब क्रिश्चियन जहाँ पर प्रेयर करते हैं ना, जैसे हिंदू के मंदिर होते हैं, मुस्लिमों के मस्जिदें होती हैं, वैसे ईसाइयों के गिरजाघर होते हैं। गिरजाघर मतलब चर्च। तो प्रारंभिक शिक्षा चर्च में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। मतलब वो टीचिंग के लिए परीक्षा में बैठे लेकिन वो फेल हो गए, लेकिन इस फेलियर ने उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका।
वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर तथा अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना करी। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। तो अब मालूम ये व्यक्ति क्या खोज कर रहा है, इन्होंने क्या, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट आपने देखा ना, अभी मैंने बताया कि आपको जो कर्ण पल्लव होते हैं वो दो तरह के देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्रकार का वंशागत लक्षण है। मतलब डीएनए की कॉपी के दौरान अगर हमारे पापा या दादा के कर्ण पल्लव जुड़े हुए होंगे, मम्मी या दादी के कर्ण पल्लव जुड़े हुए होंगे, चांसेस है हमारे भी कर्ण पल्लव जुड़े हुए हैं या कर्ण पल्लव अलग अलग दिखे। अब मेंडल ये जानना चाहते थे कि ये काम कैसे करता है। उन्होंने देखा कि कई बच्चों के माँ बाप के कान जुड़े हुए नहीं थे। अब 2 बच्चे होंगे हमेशा तो नहीं होगा ना, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं। उनका मानना ये था कि कुछ ना कुछ पीछे गणित तो चल रही होगी ना, कि कैसे 3 बच्चों के कान जुड़े, क्योंकि इनके कान जुड़े हुए थे, ऐसे थे, मतलब कर्ण पल्लव अलग अलग नहीं थे। तो 3 बच्चों के वैसे आए, लेकिन एक बच्चे के कर्ण पल्लव अलग आए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो मेंडल ने फिर ये आनुवंशिकता के नियम के प्रति खोज करना चालू करा। कैसे खोज करी इन्होंने? मटर के दानों पर खोज करी। पहला क्वेश्चन इस पे यही बनता है कि मेंडल ने मटर के दानों को क्यों चूज किया भाई, है ना। तो उसके रीज़न भी हैं बहुत सारे। पहला तो ये कि मटर के दाने जो है वो 12मासी हो सकते हैं, वो हमेशा उग सकते हैं। पहला रीज़न तो यही हो सकता है, और इस पे आएगा अंतर, देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे कि मटर के दानों को ही क्यों चूज़ किया, हालांकि बुक में नहीं है वो चीज़, है ना। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी, अब ये विपर्यासी मतलब विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे गोल और झुर्रीदार बीज। मटर के बीज जब सूख जाते हैं ना, तो गोल भी बीज मिल जाएंगे आपको मटर के, और झुर्रीदार बीज भी मिल जाएंगे। लंबे और बौने पौधे, मटर के बौने पौधे भी मिल जाएंगे जिसमें मटर लगती है, मटर के लंबे पौधे भी मिल जाएंगे। सफ़ेद और बैंगनी फूल, मटर के पेड़ में फूल मिल जाते हैं आपको, सफ़ेद भी हो सकते हैं, बैंगनी भी हो सकते हैं। ये सारी विविधताएं थी। जैसे हमारे अंदर विविधता होती है ना, वैसे ही यहाँ पर मटर के पौधे में विविधता थी। अपने इंसान में स्किन कलर अलग होता है, बालों का रंग अलग होता है, आँख की पुतली का रंग अलग होता है, हाइट अलग अलग हो सकती है, कान आपने देखे, नाक लंबी या चौड़ी हो सकती है, दबी हुई हो सकती है। ये सारे हमारे मानव जीवन में लक्षण हैं जो हमको अपने मम्मी पापा दादा दादी से मिलते हैं। वैसे ही मटर के पौधे में गोल और झुर्रीदार बीज में देखने को मिलते हैं। लंबे होते हैं इसके पौधे, बौने भी हो सकते हैं। सफ़ेद और बैंगनी फूल इनमें देखने को मिल सकते हैं। एक रीज़न ये भी था इनमें देखने के लिए, मतलब एक चूज़ करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि मटर के पौधे में बहुत सारी लक्षण दिखाई देते हैं, विविधता दिखाई देती है, और ये लक्षणों पर अध्ययन करने में मेंडल की मदद करने वाले थे। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया कि जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों की प्रतिशत की गणना की गई। अब अपन बात कर रहे हैं मेंडल के प्रयोग की, कि इन्होंने कैसे प्रयोग किया, है ना। इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर उन्होंने, अब यहाँ पर एक शब्द आएगा संकरण, और इसमें आया है कि नहीं आया यार, नहीं, संकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने। चलो ठीक है, अपन भी नहीं करते हैं, फिर नहीं समझाता हूँ। संकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर जब उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, दूसरी मीटिंग फिर छोटी हो जाती है, एक बार और मिलते हैं। अभी 30 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग को, एक बार फिर से ज्वाइन करिए ज़रा।